अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबी। 1997 रशिया की फ़ज़ाओं में एक रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट परवाज़ भरता है। इस एयरक्राफ्ट की ख़ास बात ये थी कि इसके विंग्स उल्टे थे, मतलब दूसरे आम फाइटर जेट्स की तरह इसके स्वेप्ट बैक विंग्स नहीं थे, बल्कि फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स थे। ऐसा नहीं था कि इस तरह का डिज़ाइन पहली दफ़ा बनाया गया था, बल्कि ये ज़रूर हुआ था कि इस तरह का डिज़ाइन पहली दफ़ा वर्क करने लगा था। रशिया की सुखोई कंपनी इस एयरक्राफ्ट को रशियन फ़ज़ाइया का फ्यूचर तस्वुर कर रही थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपने मद्दे मुकाबिल मिग कंपनी को 5th जनरेशन जेट की दौड़ में बुरी तरह मार देने वाली थी। आज की वीडियो में हम इसी फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग जेट Su-47 की कहानी जानेंगे। सो वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस 80s में सोवियत नेवी समुद्रों को फतह करने, अपनी कोस्ट को डिफेंड करने और अपने दुश्मन अमेरिकन नेवी पर बढ़तरी हासिल करने के ख्वाब देख रही थी, और इसके लिए सोवियत नेवी को चाहिए था एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट। सुखोई कंपनी ऑलरेडी एक 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जो कि सुखोई S-22 प्रोग्राम था, और वेस्ट को कंफ्यूज करने के लिए इसे Su-27KM का नाम दिया गया। ये सोवियत यूनियन का 5th जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर बन सकता था। इस कॉन्सेप्ट का मॉकअप भी बना लिया गया था, जिसकी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसके फ्लैट एग्जॉस्ट नोजल थे। इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम होता, सोवियत यूनियन के हालात तब्दील हो गए और गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं थी कि इस किस्म के क्रेजी प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च कर सके। ताहम फिर भी सुखोई इस डिज़ाइन में पोटेंशियल देख रही थी, और इसका ख्याल था कि ये डिज़ाइन मिग के 5th जनरेशन डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1.44 को कम्पीट कर सकता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद और नए रशिया के बनने के बाद इन दोनों कंपनियों में 5th जनरेशन जेट बनाने की रेस फिर से शुरू हो गई, और सुखोई बज़िद थी कि इस तरह का फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स का डिज़ाइन ही इस रेस में इसे जीत दिला सकता है। एक्चुअली सुखोई इंस्पायर्ड थी जर्मन नाजी के एक बॉम्बर जेट जंकर्स Ju-287 से, जो कि 1944 में नाजियों ने बिल्ड किया था। इस बॉम्बर के भी इस तरह के फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स थे। जर्मन्स ने ये बॉम्बर जेट एनिमी फाइटर्स की इंटरसेप्शन से बचने के लिए डिज़ाइन किया था, और इसके फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स इसे लो एयर स्पीड पर एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड करते थे और इसका ड्रैग रिड्यूस करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना सिर्फ सोवियत यूनियन ने फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स का ये आइडिया पिक किया, बल्कि यूएसए ने भी इस किस्म का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया, जो कि ग्रूमैन X-29 एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ने 80s में इस किस्म के डिज़ाइन पर काम शुरू किया था, लेकिन सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 से ही इस आइडिया पर काम कर रही थी, पर बदकिस्मती से इसे पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद सुखोई ने S-37 के नाम से दोबारा इस किस्म के डिज़ाइन पर काम शुरू किया, और 1997 तक इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल कर लिया, और अब ये त्यारा फ़िज़ाओं में परवाज़ भरने के लिए तैयार था। रशिया के इस पावरफुल जेट के फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स में कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जस्ट लाइक X-29। ये विंग्स जहां इस त्यारे की फाइटिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद दे रहे थे, वहीं ये विंग्स बेटर फ्यूल कंजम्पशन भी दे रहे थे, जो कि लोअर ड्रैग की वजह से मुमकिन हुआ। इसके फ्रंट पर लार्ज कैनार्ड विंग्स भी माउंट किए गए थे ताकि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो। इसमें 2 पावरफुल इंजन भी नस्ब किए गए थे, जो कि सोलोवियव D-30 F6 इंजन थे, और हर एक इंजन 93.1 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर रहा था। और यही सेम इंजन MiG-31 में भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि मार्क 2.8 तक की स्पीड रखता है। ये इंजन इस त्यारे को मार्क 2.2 की स्पीड प्रोवाइड कर रहे थे, और इस त्यारे की मैन्यूवरेबिलिटी भी Su-35 और F-22 की तरह सेम थी, और विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज इसकी G लिमिट 9+ थी। इस त्यारे का वेपन बे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये F-22, F-35 इवन के इसके सक्सेसर Su-57 की तरह नहीं था। इसका वेपन बे रोटेटिंग लॉन्चर पर मुश्तमिल था, जो कि न्यू R-77 मिसाइल से लैस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉम्बर्स क्रूज मिसाइल कैरी करते हैं, लाइक B-52। इसके वेपन बे में एडिशनल फ्यूल टैंक्स भी कैरी कर सकते थे, और एयर टू ग्राउंड वेपनरी भी। इसके विंग्स पर 2 हार्ड पॉइंट्स भी थे, और इसके अलावा 30 मिलीमीटर की कैनन भी मौजूद थी। इसके एयर डक्ट्स एस शेप्ड में थे, जो कि इसका रेडार सिग्नेचर डिक्रीज कर रहे थे। अगरचे हम इसे F-22 की तरह स्टेल्थी नहीं कह सकते, लेकिन 4th जनरेशन जेट्स के मुकाबले में इसका RCS काफ़ी कम था। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए इसमें कुछ पार्ट्स दूसरे फाइटर जेट से लिए गए थे, जैसे कि इसका लैंडिंग गियर Su-27 फैमिली से लिया गया था।
سو 1997 میں یہ انکریڈیبل مشین اپنی پہلی کامیاب پرواز بھرتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشین اگر اتنی ہی اچھی تھی تو رشیا اسے یوز کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب یہ ہے کہ سخوئی نے اس طیارے کو پروڈکشن کے ارادے سے بنایا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹ تھا جو آنے والے وقت میں سخوئی کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے راستے کھولنے والا تھا۔ یہ جیٹ پہلی دفعہ 1999 میں میکس ایئر شو میں پبلک کیا گیا۔ سن 2000 تک اس کے سپر سونک ٹیسٹ کمپلیٹ کیے گئے اور اس جہاز کو ٹیسٹ بیڈ بنایا گیا جس پر نیو ایج فائٹر جیٹس کی تمام نئی ٹیکنالوجیز ٹیسٹ کی گئیں۔ ان ٹیسٹ میں اس کی سپیڈ ماک 1.6 تک رہی، لیکن کچھ سورسز کا ماننا ہے کہ یہ ماک 2 تک بھی گئی۔ تاہم جو انجن اسے بمشکل ماک 2 کی سپیڈ دے رہے تھے، یہی انجن اس سے بھاری طیارے MiG 31 کو ماک 3 کی سپیڈ دے رہے تھے۔ یہ پرابلم ونگز کی وجہ سے آ رہی تھی۔ جو ونگز لو ایئر سپیڈ پر ایکسٹرا ایئر لفٹ دے رہے تھے، وہی ونگز اس کی تیز سپیڈ پر بھی اثر کر رہے تھے۔ یہ پرابلم سولو ہو سکتی تھی، لیکن لیمیٹڈ بجٹ کے ساتھ نہیں۔ سن 2001 میں اس طیارے کو سو-47 بیرکٹ کا نام دیا گیا۔ 2002 تک اس طیارے پر 150 ٹیسٹ فلائٹس مکمل کر لی گئی تھی، جس میں کافی اہم ٹاسک کمپلیٹ کیے گئے تھے اور جو ڈیٹا سخوئی کو چاہیے تھا وہ اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ دوسری طرف اس کے مد مقابل MiG 144 پروجیکٹ MFI اور LFI پروگرام کے ساتھ کینسل ہو چکا تھا اور گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نیا پروگرام شروع کیا جائے جسے پاک-فا کا نام دیا گیا، جس کے لیے سخوئی کو چوز کیا گیا تھا کیونکہ سو-27 سخوئی کی کامیاب ڈیولپمنٹ تھی جس نے گورنمنٹ کو قائل کیا۔ سو پاک-فا کے انڈر 5th جنریشن جیٹ بنایا جانے لگا اور اس دوران سو-47 بھی اس طیارے کے لیے ٹیسٹ بیڈ بنا رہا اور پچھلے ٹیسٹوں سے بھی جو کچھ حاصل کیا گیا تھا اس نئے 5th جنریشن جیٹ میں انٹیگریٹ کیا گیا۔ سو-47 پر ریڈار ٹیکنالوجی اور ایوینکس وغیرہ بھی ٹیسٹ کیے جاتے رہے اور آخرکار پاک-فا پروجیکٹ کے انڈر رشیا نے اپنا پہلا 5th جنریشن جیٹ سو-57 بنا لیا اور اسے سیریل پروڈکشن میں شامل کر لیا، اور یہ سو-47 طیارہ ہی تھا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا کہ رشیا اپنا پہلا کامیاب 5th جنریشن جیٹ بنا پایا۔ لیجنڈری سو-47 کو 2009 میں دوبارہ پبلک میں ڈسپلے کیا گیا۔ امریکہ کی طرح رشیا نے بھی یہ سبق سیکھا کہ طیارے کے پر الٹے کر دینے سے اس کی جہاں ڈریگ ریڈیوس ہوتی ہے اور لو ایئر سپیڈ پر مور لفٹ ملتی ہے، وہیں یہ انسٹیبل بھی رہتا ہے اور اس کی سپیڈ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد نہ ہی رشیا نے اور نہ ہی امریکہ نے اس طرح کے ڈیزائن پر کام کیا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سو-57 پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔